आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के पेपर को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? दोस्तों मैंने आपको क्लास में भी ये चीज बताई थी कि एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन 2 जो है जूल, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है नासा का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 3 है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? दोस्तों निष्क्रिय गैस वे गैसें होती हैं जिनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है 2 और 8, ये दो यहाँ पर देखिए 8 है, इस वजह से यहाँ पर इसका अष्टक कंप्लीट है, यानी कि ये क्या है? निष्क्रिय गैस है। ये किसी और से क्रिया नहीं करेगी क्योंकि इसका अष्टक क्या है? पूरा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल में घुलनशील विटामिन, जिन भी प्रशिक्षुओं ने ये ट्रिक अपनाई होगी KEDA कीड़ा, कीड़ा जल में नहीं घुलता है। तो बचा कौन? बी और सी। तो जल में घुलनशील आप देखिए बी और सी कहाँ दिया है? तो ऑप्शन 4 में आप देखिए सी दिया है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। और ये KEDA, ये चारों विटामिन किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, ये पुनः निर्मित नहीं होती, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, या इनका आकार अनिश्चित होता है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये पुनः निर्मित नहीं होती, यानी कि एक बार नष्ट होने के बाद ये पुनः प्राप्त नहीं होती, यानी कि पूरा एक बार अगर ये नष्ट हो गई तो इन्हें पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अतिलघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अतिलघुत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दोस्तों आप सभी को मैंने बताया है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम। कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। 8 ग्रहों के नाम आपको लिखने हैं। तो आपको सिंपली ऐसे लाइन से लिखना था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से 8 को आपको लिख देना था और कुछ नहीं, नंबर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए नाम ही पूछा था। इसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 8। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। आपको क्या लिखना था? जेम्स चैडविक, बस आपको यही लिखना था। और कब की थी? 1931 में की थी न्यूट्रॉन की खोज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा। कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। जीवाणुओं से होने वाले रोग, मैंने इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है। जीवाणुओं से होने वाले रोग में दोस्तों हैजा है, निमोनिया है, तपेदिक है, क्षय रोग यानी कि टीबी है, प्लेग है, ये सब जीवाणुओं से होने वाले रोग है। सिर्फ 2 रोग यहाँ पर पूछा था, तो ये सब आप लिख सकते हो। हैजा लिख सकते हो, इसके अलावा प्लेग लिख सकते हो, इसके अलावा टीबी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में 2 अंतर क्या क्या होता है? दोस्तों सबसे पहला अंतर तो यही होता है, जो वनस्पति कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में यानी कि प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और जो वनस्पति कोशिका होती है यानी कि जो पेड़ पौधों में कोशिका होती है उसमें हरित लवक या क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती है। जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बस सिर्फ 2 अंतर आपको इस तरीके से लिख देना था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा। समस्थानिक किसे कहते हैं? दोस्तों समस्थानिक की परिभाषा में आपको लिखना था कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहले प्रोटियम होता है 1H1, फिर इसके बाद दोस्तों होता है ड्यूटेरियम 1H2, फिर होता है टाइटेनियम, तो इस तरीके से 1H3। तो आप देख रहे हो कि परमाणु क्रमांक क्या है? तीनों का समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। तो आप परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो भिन्न भिन्न होता है, यही क्या होता है? यही समस्थानिक होते हैं। इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो समान होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या, ये क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 देखते हैं दोस्तों। तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन सभी का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? वो है 6।
लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। तो ये भी क्या हो गए, कार्बन के समस्थानिक और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, वही क्या होते हैं, समस्थानिक। वही तत्व क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। मैंने आप लोगों को संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। बस एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि गतिज ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, या सौर ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रकार की ऊर्जा को हम दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। बस हमें यही लिखना था इसमें। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, ज्वालामुखी क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है। हालांकि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो भूगोल का प्रश्न पूछ लिया है, लेकिन ये क्वेश्चन इसका आंसर बहुत ही आसान सा है। दोस्तों ज्वालामुखी प्रायः एक छिद्र या खुला हुआ भाग होता है जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भाग से गैस, तरल लावा, जल, चट्टानों के टुकड़े आदि निकलते हैं और ये बहुत ही गर्म होते हैं। बिल्कुल जैसे गर्म लावा होता है, पृथ्वी के अंदर से एकाएक निकलना शुरू हो जाता है छिद्र से, और यह जब निकलता है तो इससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी बनती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर पूछा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। तो जागृत ज्वालामुखी कभी भी उसमें लगातार कभी उसको बंद ही नहीं होता, अक्सर उससे उद्गार होता रहता है। जो सुसुप्त होता है उससे कभी कभी उद्गार होता है, और जो मृत होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है, फिर उससे कभी उद्गार की संभावना ही नहीं होती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो ज्वालामुखी से निकली हुई धूल होती है या राख होती है, उससे जो भूमि होती है वो उपजाऊ बन जाती है। इस प्रकार से ज्वालामुखी हमें उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। और कहीं कहीं किसी किसी ज्वालामुखी से जो लावा और जल निकलता है, धीरे धीरे वहां पर झीलों का निर्माण हो जाता है। तो वहां पर धीरे धीरे पार्क बन जाता है, वहां पर लोग आने लगते हैं, पर्यटन का स्थल बन जाता है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी के फटने के बाद बहुत सारी चीजें आप देखोगे तो पॉजिटिव ही हमको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को एग्जाम्पल सही समझाइए। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन में परिवर्तन होते हैं जो वापस हमें उसी आकार में प्राप्त हो जाते हैं जिस आकार में हमने उसको पहले से देखा होता है। तो वे पदार्थ जो परिवर्तन होने के पश्चात उन्हें पुनः हम पूर्व अवस्था में वापस पा सके, तो वे क्या कहलाते हैं, उत्क्रमणीय पदार्थ या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। तो वे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के पश्चात हम पुनः फिर से हम उसी अवस्था में उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना। बर्फ का पहले पानी था, उसको हमने जमाया, बर्फ बना, फिर बर्फ धीरे धीरे पिघल करके क्या हो जाएगा, जब उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे वो फिर से पानी बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, बर्फ का पिघलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि हमने दूध से दही बना दिया, दूध से हमने दही बना दिया, अब क्या वापस हम दही से दूध बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर कागज को हमने जला दिया, कागज से राख बन गई, वापस राख से हम कागज नहीं बना सकते, तो ये भी क्या हो गया, अनुक्रमणीय परिवर्तन हो गया, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। अम्ल वर्षा का मछली, मृदा और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जो अम्ल वर्षा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। और ये जब जल से क्रिया करते हैं तब जो अम्ल वर्षा होती है वह होती है, और अम्ल वर्षा में धूल, धुआं और पानी होता है दोस्तों। और अम्ल वर्षा जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें चूंकि अम्ल वर्षा का मतलब ये होता है एसिड रेन, तो इसमें जो मछलियां हैं इन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और मृदा और पौधों पर भी, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसको यह क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है मृदा पर, और पौधों की पत्तियों पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अम्ल वर्षा होती है इसके कारण जलीय प्राणियों की
मृत्यु हो जाती है। खेतों और पेड़ पौधों की वृद्धि में भी गिरावट होती है। तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, ये सभी दुष्परिणाम हम इससे देख पाते हैं। और जर्मनी व पश्चिम यूरोपीय देशों में अगर आप देखोगे तो जंगलों के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो अम्ल वर्षा ही है, और मनुष्यों पर भी इसका गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों, जो अम्ल वर्षा होती है किसी प्रकार से भी उसका मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। दोस्तों, जो कंकाल तंत्र होता है यह शरीर को आकृति तथा भीतरी सहारा प्रदान करता है, शरीर के कोमल भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा जैसे कि खोपड़ी, मस्तिष्क को तथा पंसलियों, फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। हड्डियां पेशियों को जोड़ने का कार्य करती हैं, जिसके द्वारा गतियां होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंकाल तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, मृदा अपरदन से क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। तो मृदा अपरदन का मतलब यही होता है कि मिट्टी का एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान पर चले जाना, या किसी भी प्रकार से, चाहे वो वायु के माध्यम से हो यानी कि हवा के माध्यम से हो, चाहे वो बाढ़ के माध्यम से हो, चाहे किसी प्रकार से एक जगह से मिट्टी का दूसरी जगह बहकर चले जाना ही क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। और मृदा अपरदन मुख्यतः आप देखोगे तो बाढ़ के कारण ही होता है। बाढ़ के कारण क्या होता है, जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो बह करके निचले स्थानों पर चली जाती है। तो इसके जो कारण है मुख्य रूप से वो इसमें बाढ़ शामिल हो गया, आपने देखा ही। तो इसको रोक हम कैसे सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं जहां अधिक से अधिक हम पेड़ पौधों को लगा करके। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब हम पेड़ पौधों को लगाएंगे तो जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को बहने से रोकेंगी, और जब मिट्टी को बहने से रोकेंगी तो अगर बाढ़ भी आएगी तो बहुत ज्यादा असर उसका मृदा पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, तंत्रिका उत्तक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों के बारे में लिखिए। दोस्तों, जो तंत्रिका उत्तक होता है यह मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन और रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं यानी कि हमारे नर्व्स में पाए जाते हैं, और यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करते हैं, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है, और भावनाओं, स्मृति और तर्क में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका उत्तक होते तरीके से हम कह सकते हैं कि सोचने समझने की जो हमारी क्षमता होती है ये सब इसी पर निर्भर करता है। तो जिसका हम चित्र भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से तंत्रिका उत्तक का नामांकित चित्र बनाया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर आपने पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा, और अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। सारे के सारे विषयों के पेपर ऑलरेडी हमने, जितने भी सारे विषयों को आप देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। अगर चैनल को थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को। जय हिंद दोस्तों।